बच्चों, क्या आपको भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आती है? सर, वर्ड प्रॉब्लम समझता नहीं है, किस तरीके से दिया है, कंडीशंस क्या दी है, या फिर कंडीशन तो एक बार समझ में आ जाती है लेकिन इक्वेशन को किस तरीके से अरेंज करना है यही समझ में नहीं आता है। तो चलो फिर हम आज के वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद है ना, आपका ये जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से जो दिक्कत है या फिर वर्ड प्रॉब्लम को देख के आप जो डर जाते हो ना, ये पूरा डर निकल जाने वाला है। सिर्फ आपको करना है क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। पहले समझ लो सारी चीजें, मतलब लिखने के पीछे मत भागो कि नहीं मुझे पहले नोट डाउन करने दो नोटबुक में, ऐसा मत करो। बच्चों, पहले समझ लो। एक बार अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। ओके, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। तो फिर करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखो। कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन को किस तरीके से देखना है, ये सारी चीजें मैं एक एक करके आज के वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.5, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस 4-4 मार्क के लिए है। ध्यान में रखो, वर्ड प्रॉब्लम जनरली 4 मार्क के लिए ही आते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये 4 मार्क्स हम आज तो लेके ही जाएंगे सर, इनको तो छोड़ने वाले नहीं। अगर हमारे पास अगर पेपर में आ गया ना ये क्वेश्चन, तो हम तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो चलो फिर कैसे उसको टैकल करना है देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर है और उन दोनों नंबर की सब्ट्रैक्शन कितना है, 3। अभी सब्ट्रैक्शन बोला तो पहले तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे 5 - 3 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 3 - 5 करेंगे तो -2 आंसर आएगा। मतलब जब हम सब्ट्रैक्शन करते तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि आंसर एक तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। ओके, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये देखना है। अभी हमें क्वेश्चन में आंसर क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है या निगेटिव दिया है? पॉजिटिव दिया है। इसका मतलब पॉजिटिव आंसर कब आता है, जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तब, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज आंसर तो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा पहला जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि हमें कौन से नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको कहां से सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव मिले। ओके, चलो फिर अभी आगे की कंडीशन क्या है। आगे उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। मतलब छोटा जो नंबर है उसका ट्वाइस, ट्वाइस यानी दो गुना, उसको ऐड करना है। सम मतलब क्या, ऐड है। सम के लिए दो नंबर चाहिए, कम से कम दो चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से हैं, पहला नंबर स्मॉलर नंबर का ट्वाइस और दूसरा नंबर बड़े नंबर का थ्राइस, ग्रेटर नंबर का थ्राइस। उन दोनों को ऐड करके एडिशन आएगी 19। ओके, तो चलो फिर सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट दीज नंबर्स। वो जो नंबर्स है वो कौन से नंबर है, दीज नंबर्स बी। पहले मैंने कंसीडर किया x और दूसरा कंसीडर किया y। और यहाँ पे आपको ये बात जरूर बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिफरेंस के बारे में कंडीशन दी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, डिफरेंस कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि x बड़ा है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे जो ये पहले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे लिखेंगे, x - y इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x को बड़ा नंबर कंसिडर किया है। समझा क्या यहाँ तक? मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी आगे की कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है बच्चों, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, दो गुना। किसका, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन है यहाँ पे, y। तो y का ट्वाइस। अभी इसको ऐड करना है किसके अंदर, ऐड मतलब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर आना चाहिए। किसके अंदर ऐड करना है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन है, x। इसका थ्राइस, थ्राइस यानी 3 गुना। ओके, और इन दोनों की एडिशन कितनी है, 19। तो ये बन गया भाई हमारा पहला इक्वेशन। अभी अगर एक बार इक्वेशन बन गया तो लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि इसके आगे अभी अभी आपको पता है बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले प्रैक्टिस सेट से पढ़ते आ रहे हैं हम। एक तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, इक्वेटिंग से सॉल्व करो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको इक्वेटिंग से ही सॉल्व करो, क्रैमर से भी नहीं करना है। ओके, हाँ, पेपर में अगर बोला है ना इक्वेशन बनाओ सॉल्व बाय ग्राफिकली, इक्वेशन बनाओ सॉल्व बाय क्रैमर्स, तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो हम अपने मन से सॉल्व करेंगे। मैं क्या करूंगा, अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैं इसको 2 करूंगा। अभी ये डिटेल में मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लो,
ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से कौन से कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, क्योंकि y का कोएफिशिएंट है 2, तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। नया इक्वेशन मिला ना बच्चों, इसको नया नंबर दे दो। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड, और इक्वेशन नंबर थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को अभी हम करेंगे सॉल्व। कैसे, इन दोनों का कोएफिशिएंट देखो सेम है और साइन अलग अलग है, तो इनको हम करेंगे ऐड, ऐड 1 एंड 2। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 सेकंड और थर्ड को हमें ऐड करना है, अभी फर्स्ट को नहीं देखना है। ओके, क्योंकि फर्स्ट का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और जस्ट इसके नीचे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अभी एडिशन करना है तो किसी का भी कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ 3 प्लस 2 होगा 5x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, इज इक्वल टू, इसको हटा दो यार, जाओ रे तुम बाहर, तुम्हारा कुछ काम नहीं, कैंसिल हो गया तुम। 19 प्लस 6 कितना है, 25। ओके, अभी क्या है, सो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 25, हमें चाहिए x, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन में आ जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू कितना, 25 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 5। ओके, पहला नंबर मिल गया हमें, अभी चाहिए सेकंड नंबर। अभी क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, हमारे पास तीन तीन इक्वेशन है, तो तीनों में से जो इक्वेशन तुम्हें पसंद है, छोटा है पसंद है, इसका मतलब हमारे पसंद नापसंद का खेल नहीं, जो सिंपल रहेगा, जो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूट करो। कहाँ पे, मैं क्या करूंगा, ये जो x की वैल्यू है 5, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा सिर्फ x की जगह पे, तो क्या इक्वेशन बनेगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ट्रांसफॉर्म करो, एक को उधर, y को इधर लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ, पाई, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाई राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है 2, तो हमारा आंसर हो गया। x और y चाहिए था ना हमें, तो मिल गया। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट में भी आंसर लिखेंगे, नहीं ये वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम का आंसर आपको वर्ड में ही देना है, तो कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर किसको कंसीडर किया हमने, y को, तो वो है 2, और लार्जर नंबर किसको कंसीडर किया है हमने, x को, तो वो है 5। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। समझा ना, समझ में आया ही होगा, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को दोबारा देखो। ओके, चलो तो फिर बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बोला क्या गया है, देखो आई एम अ रेक्टेंगल, एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है और वो क्या बोल रहा है कि मैं रेक्टेंगल हूँ, और ये रेक्टेंगल की ये देखो ये ब्रिड्थ दी है 2y, और यहाँ पे दिया है x प्लस 4, यहाँ पे ये जो लेंथ दी है वो इक्वेशन के फॉर्म में दी है, और देखो ये लेंथ और ये लेंथ, भले ही इक्वेशन दो अलग अलग दिख रहे, लेकिन क्या ये दोनों के दोनों अलग रहेंगे, देखो ये और ये इक्वेशन दोनों अलग अलग है, यहाँ पे x है यहाँ पे y, तो इसका मतलब ये अलग नहीं है, ये सेम है, सिर्फ उसको अलग वेरिएबल में एक्सप्रेस किया, उनकी वैल्यू सेम है। कैसे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, एक्स और वाई फाइंड करो और उसके बाद पेरीमीटर और एरिया भी फाइंड करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, अभी ये प्रॉपर्टी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दो इक्वेशंस दिख रहे, दोनों इक्वेशन अलग अलग है, और उन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे कंपेयर करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वल दिखाना है, तो मतलब मेरे पास कोई रीजन तो होना चाहिए कि मैं उनको इक्वल क्यों दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास रीजन ये है कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू, ये देखो ये लेंथ है तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये मैं 4x माइनस वाई के साथ कंपेयर करके लिखूंगा और दोनों इक्वल रहेंगे। अभी यहां तक हो गया ये इक्वेशन। क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, तो फिर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, जो सेम सेम टर्म है, ये देखो ये x वाली टर्म है और ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म और ये y वाली टर्म, इन दोनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और ये कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 2x के बाजू में हम लिखेंगे 4x को, क्योंकि ये दोनों लाइक हैं,
फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाई, और ये माइनस वाई जो राइट में है इसको इधर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू का साइन, अभी ये जो कांस्टेंट बचा है प्लस है, इसको राइट में भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अभी ये होने के बाद क्या करेंगे, ये जो सिमिलर टर्म है 2x माइनस 4x, इन दोनों की हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, आएगी -2x। ऐसा क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो आंसर निगेटिव आएगा। प्लस ये y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -8। तो ये बन गया इक्वेशन। ओके, अभी ये इक्वेशन बनने के बाद इसको फटाक से एक नंबर नहीं देना, नंबर 1 नहीं देना है। नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं सर? देखो यहाँ पे मुझे एक बात दिख रही है कि ये जो x है इसका कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट, और ये तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर रिड्यूस कर दो। ओके, आप अगर आपको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करो, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे रिड्यूस नहीं करना है, मैं इक्वेशन को एज इट इज रखना चाहता हूं, तो कोई प्रॉब्लम है। चलो मैं इसको फिलहाल अभी एज इट इज रखता हूं, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड, ये देखो ये ब्रीड थे और ये ब्रीड थे, ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, तो कैसे रहेगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ये राइट वाला 2y लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये लेफ्ट वाला 4 राइट में आएगा तो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का साइन पॉजिटिव था, इसीलिए ट्रांसफॉर्म करते समय दोनों निगेटिव हो गए दोनों इक्वेशन तैयार। अभी क्या, इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम है क्या, देखो वेरिएबल के, नहीं होगा तो उनको इक्वल करो। मुझे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, किसका कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहा है, देखो मुझे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, ये y पॉजिटिव 2 है और ये y नेगेटिव 2 है, कोएफिशिएंट सेम है, तो सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको जस्ट ऐड करना है, ऐड 1 एंड 2। यहाँ पे तो कोएफिशिएंट इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल ने तो बोल दिया है कि भाई हमारे कोएफिशिएंट सेम है, जल्दी जल्दी जाओ और सॉल्व करो इसको, और मुझे मेरी पेरीमीटर और एरिया कितना आएगा ये बताओ। तो चलो फिर बताएंगे भाई, हम उसको मदद करेंगे, क्योंकि हमारा नेचर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, किसी ने अगर हमसे मदद मांगी है तो चलो फिर हम इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो फिर आगे लिखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। एडिशन है तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर दे दो, और किसी का भी साइन नहीं चेंज होगा। ओके, अभी देखो ये -2x है और ये +x है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 2 बड़ा है तो आंसर आएगा -1। ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये निगेटिव है, दो निगेटिव नंबर की एडिशन हमेशा निगेटिव ही आती है। तो हमें आंसर क्या मिला, -x इज इक्वल टू 12। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू, मतलब ये जो वेरिएबल है कभी निगेटिव नहीं रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे, तो अभी हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तब x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। मैं सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन थोड़ा आसान है। कहाँ पे, x की जगह पे, बाकी इक्वेशन को गुदगुदी बिल्कुल करना नहीं है, जहां पे बोला है ना सब्सटीट्यूशन करने के लिए वहां पे सब्सटीट्यूशन करो। खो खो पता है ना, खो खो खेला होगा आपने, देखा होगा, खो खो में वो प्लेयर खो करता है तो जिसको खो करता है वही उठता है, आजू बाजू वाले थोड़ी उठते हैं, और अगर वो उठ गए तो फाउल हो जाता है। ऐसे ही है, यहाँ पे x की जगह पे बोला ना, तो सिर्फ x की जगह पे 12 रिप्लेस करो 2 में। तो मैं यहाँ पे अभी वो इक्वेशन लिखता हूँ। चलो, क्या है, 12 माइनस, एक मिनट है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। 12 माइनस 2y इज इक्वल टू -4। तो ये 12 एज इट इज, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को मैं 12 के नजदीक लिखूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ये वेरिएबल वाली टर्म निगेटिव है, इसको राइट में लेके जाऊंगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना, 12 प्लस 4 16। ओके, तो y कितना है, सो y इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, सो y की वैल्यू है 8। एक्स और वाई क्या थे, एक्स और वाई यहाँ पे इक्वेशन में मिसिंग वेरिएबल थे, मुझे एक्स और वाई मिल गया। अभी क्या चाहिए, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर मतलब साइड चाहिए, लेंथ और ब्रीड। एरिया मतलब इसके लिए भी मुझे चाहिए लेंथ एंड ब्रीड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ। तो लेंथ का इक्वेशन क्या है भाई, यहाँ पे ये देखो, ये लेंथ का इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन लो या फिर ये वाला इक्वेशन लो, आंसर सेम आएगा। मैं इसको उठाता हूँ, 4x माइनस वाई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू कितना है, 12 माइनस वाई की वैल्यू 8। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 4 जा 48। ओके, 48 माइनस 8 40। यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सिंपली यूनिट्स लिखेंगे। ये हो गई लेंथ। अभी क्या चाहिए हमें, ब्रीथ। ब्रीथ का इक्वेशन क्या है, 2y, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना, 16 यूनिट्स। ओके,
तो ये ब्रीथ भी हो गई। अभी चाहिए मुझे पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, क्या है फॉर्मूला पेरीमीटर का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टू ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितना है, लेंथ है 40 प्लस ब्रेड कितना है 16, दोनों की एडिशन कितनी होगी 56, 56 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 112 यूनिट्स। तो ये है पेरीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अभी चाहिए मुझे एरिया। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं बच्चों यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखता हूँ इसको। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का? एल मल्टीप्लाइड बाय बी। एल कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड कितना है 16, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना 64, ये ऊपर का जीरो। एरिया किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर में। तो एरिया कितना होगा 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है हमारा एरिया। और फाइनली बच्चों आपको आंसर वर्ड में लिखना है, जो यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मतलब वर्ड में आंसर कैसे लिखना है? सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 112 और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 640। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझा? समझा क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब दो पर्सन है, एक है फादर और एक है सन, और उन दोनों के एजेस की सम दी है 70, लेकिन उन दोनों के एजेस की प्रेजेंट एजेस की सम नहीं, यहाँ पे बच्चे का जो एज है ना वो ट्वाइस कर दिया है। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? इफ वी डबल द फादर्स एज, मतलब अभी फादर का एज डबल कर दिया है और उसको ऐड किया किसके अंदर? बच्चे के एज के अंदर, तो ऐसे वक्त एडिशन कितनी आ रही है 95। तो बोला क्या गया है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। चलो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सबसे पहले हम फादर का प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेंगे x ईयर्स। ओके, अभी बच्चे का एज क्या लेंगे? एक्स वाई जेड में से कोई भी एक वेरिएबल उठाओ, एंड सन्स प्रेजेंट एज, उसका एज हम कंसीडर कर लेंगे y ईयर्स। ओके, अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बोला था ना x ग्रेटर देन y, अभी यहाँ पे ऐसे बोलना नहीं x ग्रेटर देन y, कॉमन सेंस है यार, बाप तो बच्चे से बड़ा ही रहेगा ना, तो यहाँ पे लिखना नहीं ऐसे कुछ भी। ओके, तो चलो फिर अभी पहली कंडीशन क्या है? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या बोला है? सम, किसकी सम? फादर के एज की और बच्चे की एज की। तो फादर का एज कितना है x, लेकिन बच्चे का एज सिर्फ प्रेजेंट एज नहीं है, उन्होंने क्या बोला है? उसके एज का डबल करो, ट्वाइस द एज। तो बच्चे का एज कितना है y, तो इसमें हम ऐड करेंगे और एडिशन कितनी आएगी 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हो गया भाई पहला इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अभी सेकेंड कंडीशन में उन्होंने रिवर्स प्रोसेस किए, मतलब क्या है? पहले फादर का एज प्रेजेंट एज ऐड किया था, फिर बच्चे का एज डबल कर दिया। अभी सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? इफ वी डबल द फादर्स एज, मतलब अभी फादर का एज डबल कर दिया है और उसको बच्चे के एज में ऐड किया है। तो फादर का एज x से उसका डबल प्लस बच्चे का एज y, और ऐसे केस में अभी एडिशन आएगी 95। तो ये हो गए अभी दो इक्वेशन तैयार। बच्चों एक बार अगर इक्वेशन तैयार हो गए ना, तो फिर आगे का काम आसान है यार। आगे कुछ भी मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपली आपको कोएफिशिएंट इक्वल है या नहीं इतना देखना है। अगर इक्वल होंगे तो बढ़िया, नहीं इक्वल होंगे तो इक्वल करो। यहाँ पे इक्वल करते हैं हम। ओके, मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे सेकंड में 2 है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये ए से सॉल्व करे क्या, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट इंटरचेंज है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा और इनके कोएफिशिएंट छोटे छोटे है ना, तो ए से जाने से अच्छा है कि कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, फटाक से एक वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई, समझा मैंने ऐसा क्यों किया? ए से की जगह पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2x प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 140।
नया इक्वेशन मिला है तो उसको नया नंबर तो बनता है। ओके, तो अभी बन गए हमारे पास दो इक्वेशन। कौन से दो इक्वेशन है? देखो, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। क्या इन दोनों का कोएफिशिएंट x का सेम है? अभी साइन भी सेम है, और जब साइन सेम होता है कोएफिशिएंट का तो ऐसे केस में हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबट्रैक्ट, किसी को भी किसी में से सबट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये मैं इसको यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, और उसके नीचे ये सेकंड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अभी देखो सब्ट्रैक्शन कर रही है ना बच्चों, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो जिसकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसका साइन, हर एक का साइन चेंज होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से छोटे से हैंडराइटिंग में यहाँ पे चेंज करके दिखाना है। अब ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, प्लस 4y और इसका कोएफिशिएंट 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3y। 145 में से 95 माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 5 कैरी 1, 14 माइनस 10 4, कितना आया 45। सो y इज इक्वल टू 45 अपॉन में, ये अपॉन में आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 15। मिल गया हमें, एक का एज मिल गया। y कौन है? सन का एज है, तो बच्चे का एज मिल गया। अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। इन इक्वेशन नंबर 1 में 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। आपने 2 में सब्स्टिट्यूट किया क्या, 3 में सब्स्टिट्यूट किया क्या, कोई फर्क पड़ता नहीं है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, y की जगह पे। तो बाकी का इक्वेशन एज इट इज x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 70। सो x इज इक्वल टू 70 माइनस ये 30 हो जाएगा, प्लस 30 राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना? सो x इज इक्वल टू 40। तो x किसके लिए कंसीडर किया था हमने? सन के एज के लिए, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ फादर। y किसके लिए कंसीडर किया था? प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो हो गया आंसर, तो लिखो वर्ड में। सो देयरफॉर, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एज। अभी यहाँ पे यूनिट देना मत भूलो, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं दिया तो आपका आधा मार्क कट होने का चांस है। क्योंकि ये एज है ना, तो एज ईयर्स में मेजर करते तो ऐसा यूनिट दो। एंड सन्स एज भी, सन्स एज इज इक्वल टू वाई। तो कितना है बच्चे का एज? 15 ईयर्स। तो इस तरीके से ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, समझा? चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या बोला है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, कंडीशन दी है उन्होंने, बोला है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दिया है ना, तो फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं? दो। कौन से? एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, और उन दोनों के बीच में एक कंडीशन दी है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है? जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से और 4 नंबर से बड़ा है। ओके, ये पहली कंडीशन, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सेकेंड कंडीशन क्या दी है? डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ, यानी कि दोनों के दोनों नंबर अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर 6 माइनस कर दिए, 6 माइनस कर दिए, तो वो 12 टाइम्स हो जाता है। अभी ये सेकंड कंडीशन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इतना लिखते हैं कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको x और y कंसीडर कर लेते। लेट द डिनोमिनेटर बी y एंड न्यूमरेटर बी x। ओके, अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? सो देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, कैसा लिखा जाएगा? न्यूमरेटर ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। ओके, अभी कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अभी कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं हम। पहली कंडीशन ध्यान से रीड करना, नहीं समझ में आया तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है उसको। कैसे बताता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? कौन है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पे? y, तो ये मैंने लिख दिया y। ये क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, बीच में इज इक्वल टू का साइन रहेगा। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर, मोर का मतलब क्या होता है? प्लस, तो मैं यहाँ पे 4 प्लस कर दूंगा। किससे ज्यादा है वो? देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस यानी 2 गुना, मतलब न्यूमरेटर का डबल। न्यूमरेटर कौन है? x, तो ये
हो गया हमारा पहला इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, ये जो देखो बताता हूँ, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 नंबर से बड़ा है। मतलब न्यूमरेटर के ट्वाइस में अगर मैंने 4 ऐड किया तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझा? इस तरीके की ये कंडीशन है। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये जो 2x है इसको मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा, वो माइनस हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ओके, समझा? समझ में आया? चलो अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अभी सेकेंड कंडीशन को थोड़ा शांति से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, मतलब डिनोमिनेटर और बड़ा हो रहा है 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स मतलब 12 गुना वो बढ़ गया। किससे? न्यूमरेटर से। लेकिन कब? इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 गुना बढ़ जाता है। लेकिन कब बढ़ जाता है? जब मैंने न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में, मतलब दोनों में से अगर मैंने 6 माइनस कर दिया तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसमें से भी 6 माइनस कर देंगे। ये जो डिनोमिनेटर, सॉरी, ये डिनोमिनेटर है, ये जो न्यूमरेटर है इसमें से भी 6 माइनस कर देंगे। तो मैंने पहले क्या किया, दोनों में से 6 माइनस कर दिया। तो अभी इन दोनों में कौन बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम। अभी ये डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है किससे? न्यूमरेटर से। कितना? 12 गुना। तो इसका मतलब अगर मैंने ये जो छोटा जो नंबर है इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट का मीनिंग यही है। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 6, ये 12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12x, ये 12 से अगर मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया तो 72। सॉरी, अभी क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे उसको। ये 12x एज इट इज रखता हूं मैं, ये प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। ओके, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो नंबर है इसको इधर लेके आ रहा हूँ और ये जो कांस्टेंट है इसको उधर लेके जाता हूँ। ये -72 है, ये -6 तो एज इट इज रहेगा, ये -72 इधर आएगा तो +72 हो जाएगा। तो क्या स्टेप बना, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 66। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा ऐसे में समझता हूँ। अभी हमें क्या करना है बच्चों, इनको इक्वेटिंग या फिर सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम इसी तरीके से दिए जाते हैं, एक तो छोटी सी स्टेप में वो इक्वल हो जाएंगे या फिर ऑलरेडी इक्वल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टाइम जाता है बच्चों का इक्वेशंस बनाने में। इसीलिए इक्वेशंस ऐसे ही डिजाइन होते हैं कि ताकि बच्चों को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने में मदद हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे क्योंकि साइन अलग अलग है। ऐड 1 एंड 2, किसका साइन अलग अलग है? जो वेरिएबल y है इसका कोएफिशिएंट सेम है ना, इनका साइन अलग अलग है, इसकी वजह से हम ऐड कर रहे हैं। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। एडिशन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 64, 66 और 4 70। सो x इज इक्वल टू कितना, 70/10। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू है 7। हो गया, 10 7 जा 70। अभी चाहिए मुझे y, तो पुट अप करेंगे वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, छोटा इक्वेशन कौन सा है, नंबर 1। समझ रहा है क्या बच्चों आपको? अरे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो कमेंट करो यार, लाइक कर दो सेशन को। ओके, हार्ट डाल दो कमेंट में कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि जैसे ही नए वीडियो आएंगे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी तरफ आएगा वो वीडियो, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, जाओ भाई आजा, चलो आजा, नया वीडियो आ गया है सर का। x इज इक्वल टू 7, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चा, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, 7 2 जा कितना 14, लेकिन ये माइनस है, ये राइट में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 18, मिल गया हमको आंसर, मिल गया। हो गया ना, x और y ढूंढना था हमें, तो x और y मिल गया है। तो अभी ओरिजिनल फ्रैक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर
ओरिजिनल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन ओरिजिनल x अपॉन y है, जिसमें x है 7 और y है 18। तो यह हो गया हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओके, समझा? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे भी ट्रिकी है। क्या बोला है? देयर आर टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस इन ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन्स। कैपेसिटी टन्स में दिए तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 टन मतलब कितना, 1000 केजी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 1 क्विंटल मतलब कितना होता है बच्चों, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। तो ये ध्यान में रखो, क्विंटल का मतलब क्या होता है 100 केजी और टन का मतलब क्या होता है 1000 केजी। तो एक ट्रक की कैपेसिटी है जिसमें दो अलग अलग टाइप के बॉक्स रखे। अभी टाइप ए का बॉक्स है, उसका अलग वेट होगा, बी बॉक्स है, उसका कुछ अलग वेट होगा, और उन दोनों को मैंने ट्रक के अंदर रख दिया। तो वो जो ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन की है। तो मैंने सिर्फ एक एक बक्सा नहीं रखा है, तो मैंने वो ट्रक के कैपेसिटी के हिसाब से नंबर ऑफ बॉक्सेस वो ट्रक में लोड किए। तो क्या बोला है उन्होंने पहले कंडीशन में, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब ए टाइप का जो बॉक्स है वो 150 है और बी टाइप के जो बॉक्स है वो 100 है, ये जब मैं ट्रक में रखूंगा, आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन, मतलब ट्रक की कैपेसिटी कंप्लीटली फुल हो जाती है, वेइंग कैपेसिटी। ओके, ये पहली कंडीशन है। सेकंड में क्या बोला है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड, मतलब अभी मैंने ए बॉक्सेस जो है वो 150 की जगह पे अगर मैंने 260 रख दिए, तो ऑब्वियसली अभी बी टाइप के जो बॉक्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो बी टाइप के बॉक्स कितने होते हैं, तो इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। इसका मतलब ट्रक में अभी भी जगह है, और कितनी जगह है, टाइप बी के 40 बॉक्स होल्ड करने की। तो फिर क्या होता है, ट्रक कंप्लीटली लोड हो जाता है। तो बोला क्या गया, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। हमें हर एक टाइप के बॉक्स का वेट फाइंड करना है। पता है क्या हमें, नहीं। तो क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट WEIGHT वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, उसको हम कंसीडर करेंगे x। अभी मैं केजी में कंसीडर करता हूँ बच्चों इसको, हाँ, टर्न में नहीं। अगर हम टर्न में कंसीडर करेंगे तो वो डेसिमल में आएंगे, तो मैं उसको केजी में कंसीडर करता हूँ, क्योंकि भले ही ट्रक की कैपेसिटी टर्न में है लेकिन बॉक्स का वेट तो केजी में रहेगा, बॉक्स का वेट थोड़ी टर्न में रहेगा। ओके, एंड बी बॉक्स इज इक्वल टू y केजी। समझा यहां तक? अभी कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से हम उसको अरेंज करेंगे। क्या बोला है, एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में अभी देखो ये एक एक बॉक्स का है, वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, एक ही बॉक्स का वेट है, लेकिन हमारे पास कितने बॉक्सेस है पहले कंडीशन में, 150। तो इसका मतलब अगर एक बॉक्स का वेट x है तो 150 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा, 150x, प्लस टाइप बी का बॉक्स का वेट y है तो 100 बॉक्सेस का वेट कितना हो जाएगा, 100y, इज इक्वल टू कितना होगा, 1 टन यानी 1000 केजी। यहाँ पे 1000 आएगा, सॉरी 10 टन है तो यहाँ पे 10,000 आएगा। ऐसा क्यों, ब्रैकेट में लिख के देता हूं मैं, ऑलरेडी ऊपर लिखा है फिर भी यहाँ पे लिखेंगे हम, 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी। सो 10 टन कितना हो जाएगा फिर, 10,000 केजी। ओके, ये पहले ही लिख के रखना चाहिए था मैंने ऊपर। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको डाल देंगे हम डब्बे के अंदर। चलो डब्बा लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, एक डब्बा आ जा भाई। अरे ये कैसा डब्बा आ गया, जाने दो भाई, ये कुछ अलग ही डब्बा आ गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। चाहे तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस हो रहा है क्या ये देखो तो जरा, रिड्यूस हो रहा है क्या, तो फिर हम नंबर दूसरे इक्वेशन को देंगे। रिड्यूस हो रहा है ना, कैसे रिड्यूस हो रहा है, देखो ये 10 से रिड्यूस हो रहा है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड अबो इक्वेशन बाय 10। थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा ना ये, इसको 10 से डिवाइड किया तो 15x, प्लस इसको 10 से डिवाइड किया तो 10y, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये देखो 5, सॉरी 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1000 केजी। अभी भी रिड्यूस हो रहा है यार, ये कौन से नंबर से रिड्यूस हो रहा है, 5 से रिड्यूस हो रहा है, तो इसको और 5 से डिवाइड कर दो। बच्चों या अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि सर स्टेप बढ़ रहे हैं,
ये आपको समझने के लिए मैं इस तरीके से रिड्यूस कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली इसको बड़े नंबर से रिड्यूस कर देता। ये अभी भी 5 से रिड्यूस हो रहा है। आगे अगेन लिखेंगे डिवाइड अबव बाय 5। 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा 2y, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 200। अभी देंगे हम इसको इक्वेशन नंबर 1। छोटा इक्वेशन हो गया अभी, समझा? अभी इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो गया है। अभी सेकंड कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? एज पर सेकंड कंडीशन क्या बोला है? 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब टाइप ए के 260 बॉक्सेस है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 260x प्लस टाइप बी के कितने हैं? 40 बॉक्सेस, तो यानी 40y इज इक्वल टू कितना? यहाँ पे 10,000 kg ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से ही हम बॉक्सेस को लोड कर रहे। कैपेसिटी है 10 टन की, लेकिन हम कम ज्यादा बॉक्सेस नहीं लोड कर रहे, हम एज पर द कैपेसिटी के हिसाब से जितनी कैपेसिटी उतने ही बॉक्स लोड कर रहे। रिड्यूस हो रहा है क्या बच्चों? ये कौन से नंबर से? ये 10 से रिड्यूस हो रहा है। चलो इसको पहले एक एक नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। भले लगने दो, टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आंसर कभी गलत ना हो। मैं इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 10। इसको 10 से डिवाइड किया तो 26x, इसको 10 से डिवाइड किया तो 4y इज इक्वल टू, इसको 10 से डिवाइड किया तो 1000 kg। अभी नहीं, इक्वेशन नंबर बाद में देंगे। अभी भी रिड्यूस हो रहा है, अभी भी रिड्यूस हो रहा है। कौन से नंबर से रिड्यूस हो रहा है? देखो 2 से डिविजिबल है ये, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अभी एक इसको बाजू में लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे अभी हम। तो क्या इक्वेशन बनेगा? इसको 2 से डिवाइड किया तो 13x, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2y, और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड किया तो 500। इक्वेशन नंबर 2 अभी दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अभी आगे रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये 13 है, ये 2 है और एक 500 है। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कोएफिशिएंट सेम है क्या? किसके कोएफिशिएंट सेम है? y के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, लेकिन साइन भी सेम है। तो जब कोएफिशिएंट के साथ साथ साइन सेम होता है तो इक्वेशन को करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो सेकेंड इक्वेशन को पहले ऊपर लिखेंगे हम, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ओके, सब्ट्रैक्शन है ना बच्चा? तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है पता है ना? तो सबका साइन चेंज, ये है सब्ट्रैक्शन। अभी ये 13 - 3, पहले प्लस था लेकिन सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन बदल गया, तो ये हो गया 10x। यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 500 माइनस 200 इज इक्वल टू 300। सो x इज इक्वल टू कितना? 300 अपॉन 10। सो x इज इक्वल टू 30। तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। क्या है x का वैल्यू? x का वैल्यू है 30, और x क्या है? x है टाइप ए बॉक्स का वेट। अभी क्या करेंगे? अभी ये जो वैल्यू मिली है ना हमें, ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं करता हूँ उसको सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे लिखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर। कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करते? चलो पहला इक्वेशन सिलेक्ट करते जिसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x की जगह पे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। ओके, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आएगा? 90, और ये 90 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में। तो क्या स्टेप बनी? 2y इज इक्वल टू 200 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 110। तो y इज इक्वल टू कितना? 110 अपॉन 2। 110, इसको अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो y कितना बचेगा? 55 आंसर आएगा। ओके, तो x और y हमने किसके लिए कंसीडर किए थे? बॉक्सेस के वेट के लिए। तो a बॉक्स का वेट x kg, b बॉक्स का वेट y kg मिल गया हमें। सो देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स कितना है? x, x मतलब कितना? 30 kg। एंड टाइप बी बॉक्स का वेट क्या है? y, वो कितना है? 55 kg। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या फिर बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? समझा ना किस तरीके से करना है बच्चों? चलो फिर बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some distance by aeroplane। मतलब उसने टोटल 1900 किलोमीटर की जर्नी की है और उसमें से कुछ डिस्टेंस बस से ट्रेवल करता है और बाकी का डिस्टेंस एरोप्लेन से। कितना ट्रेवल करता है ये पता नहीं, तो चलो फिर हम पहले कंसीडर कर लेंगे। लेट ही ट्रेवल, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूं। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, बस से ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस को मैं एक्स कंसीडर करता हूँ। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर एंड बाय एरोप्लेन, एंड बाय प्लेन, प्लेन से सपोज वो y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हो, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया। ओके, तो पहली कंडीशन मुझे मिल गई। क्या है, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है 1900, इसका मतलब बस से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस और प्लेन से ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, इन दोनों की एडिशन क्या होगी 1900। सो एज पर कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी आगे का हम एक एक चीज सारा क्लियर करते हैं। अभी आगे क्या बोला है उन्होंने, बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड, मतलब बस का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन का जो स्पीड है वो 17 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे स्पीड का फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। ओके, और टाइम भी दिया है, तो अभी तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुझे स्पीड के फॉर्मूले की 100% जरूरत पड़ने वाली इक्वेशन को अरेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ उन्होंने बस का स्पीड और एरोप्लेन का स्पीड और टाइम दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन आएगा। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी देखो स्पीड किसका दिया है, बस का। ओके, बस का स्पीड 60 किलोमीटर दिया है, एरोप्लेन का स्पीड कितना दिया है 700। तो अभी मुझे अगर इनका इस्तेमाल करके इक्वेशन बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे इक्वेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया है दोनों का कंबाइन, मतलब बस से कितना टाइम लगा है ये मुझे पता नहीं है, एरोप्लेन से कितना टाइम लगा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों का कंबाइंड टाइम उन्होंने 5 आवर्स दिया है। तो क्या मैं पहले बस से कितना टाइम लगता है ये फाइंड कर सकता हूँ? अगर मुझे ये फाइंड करना है तो क्या करना होगा, यहां से मुझे ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले से टाइम का इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। तो टाइम का इक्वेशन कैसे बनेगा, ये टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे डी अपॉन एस शॉर्टकट में लिखता हूँ। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय बस लिखेंगे। सो टाइम टेकन बाय बस, अभी मुझे बस से कितना टाइम लगा है, ये टाइम का फॉर्मूला है ना, तो मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि बस से मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका स्पीड क्या था। बस से मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में x आएगा। स्पीड कितना है बस का स्पीड है 60, तो ये टाइम मुझे लगेगा, दिस इज आर, दिस इज इन टाइम, दिस इज टाइम ना, तो ये आवर में रहेगा। ओके, तो इतना टाइम मुझे किसके लिए लगेगा, बस से ट्रेवल करने के लिए। अभी सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय प्लेन, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय प्लेन। तो प्लेन से मुझे टाइम चाहिए कितना लगा है, तो मुझे सबसे पहले प्लेन से मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पता होना चाहिए, और वो मैंने कंसीडर किया है y। प्लेन का स्पीड कितना है, प्लेन का स्पीड है 700, तो इतना टाइम मुझे लगेगा। और इन दोनों का देखो, ये बस का टाइम है, कुछ भी होगा 2 4 5 घंटे, ये क्या है एरोप्लेन का टाइम है, ये भी कुछ भी हो सकता है 1 2 3 घंटे, लेकिन इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे दोनों का एडिशन कितना दिया है 5 आवर, मतलब उसने पूरी जर्नी कंबाइन एक साथ ट्रेवल की है, तो इसका मतलब उसको टोटल टाइम लगा है 5 आवर्स। तो सेकंड कंडीशन कैसे होगी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एज पर सेकंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में टाइम दिया है ना, तो फिर ये पहला बस का टाइम और ये
प्लेन का टाइम, दोनों की एडिशन 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू 5। बच्चा समझ में आया क्या आपको? ये किस तरीके से डिजाइन किया मैंने इक्वेशन, समझ में आया? क्योंकि मुझे यहाँ पे सेकंड कंडीशन में स्पीड दिया था और टाइम दिया था, तो मुझे अगर स्पीड और टाइम दिया है तो मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले का यूज करके मैंने क्या किया, टाइम का इक्वेशन बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया है, बस का इंडिविजुअल टाइम, एरोप्लेन का इंडिविजुअल टाइम, दोनों का कंबाइंड टाइम दिया। तो मैंने क्या किया, पहले टाइम का फॉर्मूले से टाइम बना लिया, बस से कितना टाइम लगता है, एरोप्लेन से कितना टाइम लगता है, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। लेकिन सेकेंड इक्वेशन थोड़ा डरावना लग रहा है, डिनोमिनेटर में नंबर है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर दो यार इसको, या तो एलसीएम ले लो। 700 से मल्टीप्लाई करेंगे 700x, ये y को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60y, और अपॉन में मल्टीप्लीकेशन आएगा 42, और ये ऊपर के 30 इज इक्वल टू 5। इसको बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू, ये जो है 5, इसको हम, ये 42,000 है, राइट में चला जाएगा तो 42,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, समझा यहाँ तक? चलो मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21। ओके, तो ये देखो कितना बड़ा नंबर आ गया रे। ओके, कितना है, 2,10,000। अभी इसको रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इतने बड़े नंबर के साथ कैलकुलेशन करना मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये जो नंबर है ये 10 से डिविजिबल है क्या? सिंपल सिंपल तरीके से जाओ, 10 से डिविजिबल दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है, तो फिर 10 से डिवाइड कर दो यार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड बाय 10। ओके, बाद में देखेंगे अगर अभी भी उसमें अगर जान बचती है तो हम उसको और आगे रिड्यूस करेंगे, डिवाइड बाय 10। इसको 10 से डिवाइड किया तो 70x, इसको 10 से डिवाइड किया तो 6y, इसको 10 से डिवाइड किया तो सिर्फ आखिरी का एक जीरो निकल जाएगा, तो क्या आएगा 21, ये 000, ये तो निकल जाएगा। अभी भी 2 से डिविजिबल है ये। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2। इसको 2 से डिवाइड किया तो 35x, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3y, और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये देखो 21 कितना है 1000। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, आगे का डिजिट ये जीरो हो जाएगा ना, आगे का डिजिट 1 0। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, सर ये 1 छोटा है तो आगे का ले लो डिजिट, और यहाँ पे 2 5 10। ऐसा करना नहीं है, छोटा डिजिट है ना तो फिर उसको 0 से डिवाइड करो, इसीलिए मैं डिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे का डिजिट 2 5 जा 10, आगे के 2 जीरो है तो जीरो रख दो यहाँ पे, क्या आएगा आंसर 10500। ओके, ये हो गई डिवीजन। अभी क्या करेंगे, जस्ट मिनट, इसको इरेज करेंगे पहले। ये मिल गया मुझे इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में किसी के कोएफिशिएंट सेम होने की चांसेस है क्या? यहाँ देखो, ये y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 3 है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, y को भी मल्टीप्लाई किया तो 3y, और इसको भी 3 से, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी ये नया इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों के कोएफिशिएंट देखो सेम हो गए, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, किसकी किसकी, सेकेंड और थर्ड की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको साइड में अरेंज करता हूँ। तो थर्ड इक्वेशन को पहले ऊपर लिखता हूँ, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। सेकेंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को उसके नीचे लिखता हूँ, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। सब्ट्रैक्शन होती तो क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन होती तो साइन चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 35 में से 3 गया तो 32x बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, 15 में से 7 गया 8, कैरी 1। ओके, 6 10, ये 10 में से 6 गया तो 4। तो क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 32। ओके, 2 से डिविजिबल है
तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आएगा आंसर। ऊपर 2 से डिविजिबल है, 24 आंसर आएगा। अभी भी 2 से 8 से भी डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या आएगा, 8 2 जा 16, यहाँ पे क्या आएगा 8 3 जा 24। अभी 300 आया, 300 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 150। मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई। अभी क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 150 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा इक्वेशन, पहला इक्वेशन छोटा है, इन इक्वेशन नंबर 1। समझा क्या मैंने क्या किया बच्चों? यहाँ पे अगर ऐसे बड़े बड़े नंबर है ना, तो छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाओ, लगने दो टाइम, लेकिन एक्यूरेसी आएगी। ओके, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा सारी चीजें, तब तक कैलकुलेशन बड़े नंबर से करना नहीं, छोटे छोटे नंबर से करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप आंसर करेक्ट मिलेगा। अभी हमने ये जो x इज इक्वल टू 150 लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900। तो y कितना है, 1900 माइनस 150। तो क्या है भाई, 1900 में से 150 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1900 माइनस 150, 0 5 कैरी 1, 9 में से 2 गया 7, 1750। ओके, तो इतना जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस उसने किससे ट्रेवल किया है, एरोप्लेन से। और हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किससे ट्रैवल किया है उसने, एरोप्लेन से। और बस से कितना ट्रैवल किया है, 150। तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय। अरे सिर्फ बस से बोला था, हमने दोनों फाइंड कर लिया, तो गलत है क्या सर? गलत नहीं, सही है। ओके, तो हम फाइनल आंसर यहाँ पे वर्ड में लिखेंगे। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। मुझे लगा दोनों का बोला है, तो मैंने इसलिए दोनों का फाइंड कर दिया। आप चाहे तो एक का भी, मतलब ऊपर जो यहाँ पे, यहाँ यहीं पे आंसर खत्म हो गया फिर बच्चों आपका। ओके, लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को और ये प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा रिपीट करने की। तो चलो फिर यहाँ पे रुकते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।